पति हर महीने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा एक अनजान अकाउंट में भेजते थे। पूछने पर कहते थे कि पुराना कर्ज है, धीरे धीरे चुका रहा हूं। मैंने जब उस अकाउंट की जानकारी निकलवाई तो पता चला कि वह एक ऐसी औरत का है जो 5 साल पहले एक हत्या के मामले में जेल जा चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसी औरत का मुझे जेल से खत मिला। उसने लिखा, तुम्हारा पति कोई कर्ज नहीं चुका रहा, वह मेरी चुप्पी की कीमत दे रहा है, क्योंकि जिस हत्या में मैं जेल में हूं उसका सच कुछ और है। खत यही अधूरा था, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन खिसकाने के लिए इतना ही काफी था। रात का तीसरा पहर था। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे, जैसे कोई दबा हुआ गुस्सा फट पड़ना चाहता हो। वही तूफान मेरे अंदर भी चल रहा था। मेरे बराबर में लेटा मेरा पति मोहित गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ना हो। लेकिन मेरे मन में शक की जो छोटी सी चिंगारी जली थी, अब वह भड़कती आग बन चुकी थी और मेरे पूरे अस्तित्व को जलाने पर उतारू थी। ये शक बेवजह नहीं था। पिछले 6 महीनों से हमारे घर की आर्थिक हालत अचानक बिगड़ने लगी थी और मोहित का व्यवहार भी बदल गया था। जो मोहित पहले मुझसे हर छोटी बड़ी बात साझा करता था, अब फोन हमेशा उल्टा करके साइड टेबल पर रखता था। उसने अपने फोन का पासवर्ड भी बदल दिया था। उसके इस बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में तरह तरह के डर और सवाल पैदा कर दिए थे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वह मुझसे छिपा रहा है? हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में हमने बहुत कठिन समय देखा था, खासकर जब मैं लंबी बीमारी से जूझ रही थी। तब मोहित ने दिन रात मेरी सेवा की थी। उसने अपने आराम, अपने काम, यहाँ तक कि अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की थी। लेकिन अब वही इंसान मुझे किसी अनजाने डर में घिरा हुआ लगने लगा था। आज की रात वैसे भी भारी थी क्योंकि महीने की पहली तारीख थी। पिछले कुछ महीनों से मैंने नोटिस किया था कि हर महीने की पहली तारीख को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे मेरा मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है। मैं इन्हीं विचारों में उलझी करवट बदल रही थी कि मेरी नजर साइड टेबल पर रखे मोहित के फोन पर पड़ी। अचानक उसकी स्क्रीन एक पल के लिए चमका और हल्की सी वाइब्रेशन हुई। उस कम खामोश कमरे में वह छोटी सी आवाज भी किसी धमाके जैसी लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन संदेश भेज सकता है? क्या मुझे यह देखना चाहिए? मेरा ज़मीर कह रहा था कि किसी की निजी चीज में झांकना गलत है। पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा सबसे जरूरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा डर मुझे उकसा रहा था कि अगर आज सच नहीं जाना तो शायद कभी नहीं जान पाऊंगी। इसी उधेड़बुन में जाने कब मेरा हाथ खुद ब खुद फोन की ओर बढ़ गया। तो आपने हाथों से मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर बैंक का मैसेज खुला हुआ था। उसमें लिखा था कि 500 की रकम ट्रांसफर हो चुकी है और प्राप्तकर्ता का नाम सरला है। ये वही नाम था जो उस जेल में बंद औरत के खत में लिखा था। मेरा सिर घूमने लगा। तो क्या सच में मोहित किसी ऐसे राज में फंसा है जिसकी कीमत वह हर महीने चुका रहा है? क्या उस हत्या का सच हमारे घर की दहलीज तक पहुंच चुका है? बाहर गरजते बादलों के बीच मुझे लगा जैसे मेरी शादी की नींव भी हिलने लगी है और अब मुझे हर हाल में उस सच का सामना करना होगा, चाहे वह कितना ही डरावना क्यों ना हो। ये नाम पढ़ते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि यह कोई छोटी रकम नहीं थी, बल्कि मोहित की तनख्वाह का ठीक आधा हिस्सा था। और यह पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कई महीनों से हर महीने की पहली तारीख को उसकी सैलरी का आधा हिस्सा ऐसे ही गायब हो जाता था। जब भी मैं पूछती, वह नजरें चुराकर वही पुरानी बात दोहरा देता कि शादी से पहले उसके कारोबार में जो नुकसान हुआ था उसी का कर्ज अब तक चुका रहा है। लेकिन अब मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि कैसा कर्ज है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और यह सरला जी कौन है? ये नाम ना तो हमारे रिश्तेदारों में था, ना मोहित के दोस्तों में, और ना ही किसी कारोबारी लेन देन में। मैंने कभी सुना था। मेरे दिमाग में एक साथ हजारों बुरे ख्याल आने लगे। कहीं मोहित ने मुझसे छुपाकर कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और औरत तो नहीं आ गई जिसके खर्चे वह मुझसे छिपा कर उठा रहा है। ये सोचकर मेरा दिल
जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। मैंने जल्दी से फोन वापस उसी जगह पर रख दिया, जैसे मैंने कोई चोरी कर ली हो। लेकिन अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। मैं सारी रात छत को घूरती रही, हर आवाज पर चौंक जाती और मन में बस एक ही बात घूमती रही कि आखिर सच्चाई क्या है। सुबह होते होते मैंने ठान लिया कि आज इस बात का फैसला करके रहूंगी। सुबह जब मैं रसोई से बाहर आई तो मोहित रोज की तरह नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही बनावटी सुकून था, जैसे जिंदगी में कोई परेशानी ही ना हो। मैंने उसके सामने चाय का कप रखा तो मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने धीरे से कहा कि घर का राशन लगभग खत्म हो चुका है और बिजली का बिल भी भरना है। तो पैसे कब तक मिलेंगे? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। उसने अखबार मोड़कर एक तरफ रखा और वहीं घिसा पिटा जवाब दोहराया कि अंशिका अब भी हाथ थोड़ा तंग है। पुराने कर्ज की किस्त देनी थी, इसलिए इस महीने थोड़ा संभल कर खर्च करना पड़ेगा। उसके मुंह से ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन मैंने खुद को रोक ही रखा। अब मैं उससे यूं ही बहस नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब बात करूं तो ठोस सबूत के साथ करूं, ताकि वह मेरी आंखों में देखकर झूठ ना बोल सके और सच्चाई से भाग ना पाए। मोहित के दफ्तर जाने के बाद मैंने अलमारी से उसका पुराना छोटा कंप्यूटर यानी लैपटॉप निकाला। वह उसे बहुत कम इस्तेमाल करता था, लेकिन मुझे पता था कि उसका गूगल खाता उसके फोन से जुड़ा हुआ है और शायद वहीं से मुझे कुछ सुराग मिल जाए। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने लैपटॉप चालू किया और किसी तरह उसके बैंक खाते की मासिक स्टेटमेंट निकाल ली। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। पिछले पूरे 5 सालों से हर महीने की पहली तारीख को नियमित रूप से सरला के नाम एक बड़ी रकम ट्रांसफर हो रही थी। यह कोई एक दो बार की बात नहीं थी, बल्कि लगातार 5 साल से चल रहा था। लेकिन जो बात उससे ज्यादा डराने वाली थी, वह उस बैंक खाते की शाखा का पता था। मैंने इंटरनेट पर उस शाखा का नाम खोजा तो पता चला कि वह खाता सेंट्रल जेल की शाखा से जुड़ा है और सरला, नाक से की जाने वाली आवाज, वहीं कैद है। यह सच मेरे लिए किसी बम के धमाके जैसा था। मेरा सीधा साधा शांत स्वभाव का पति एक जेल में बंद औरत को पैसे क्यों भेज रहा है? क्या उस औरत के पास मोहित का कोई ऐसा राज है जिसकी कीमत वह हर महीने वसूल कर रही है? या फिर मोहित खुद किसी अपराध में शामिल है? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ऐसा लगा जैसे शरीर में खून का बहाव रुक गया हो। दिमाग सुन हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे खोजबीन शुरू की। मैंने इंटरनेट पर पुराने अखबारों की खबरें तलाश की। कुछ देर बाद मुझे सरला का नाम एक पुरानी खबर में मिला। 5 साल पहले शहर के एक बड़े उद्योगपति की हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। खबर में लिखा था कि उन्होंने अदालत में अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। यह पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक हत्या की दोषी और मेरे पति के बीच क्या संबंध हो सकता है? क्या मोहित किसी तरह से उसे कानूनी मदद दे रहा है, या फिर मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है? मेरे मन में मोहित का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया, जो हमेशा शांति से बात करता था, जो छोटी सी बात पर भी घबरा जाता था, जो किसी घायल जानवर को देखकर भी दुखी हो जाता था। क्या वह चेहरा सिर्फ एक मुखौटा था? क्या मैं 5 साल से जिस आदमी के साथ रह रही हूं, उसे असल में जानती ही नहीं थी? यह विचार मुझे भीतर से तोड़ने लगा। अगर वह सच में उस औरत को चुप रहने के पैसे दे रहा है, तो आखिर किस बात की चुप्पी? क्या सरला जी किसी ऐसे राज की गवाह है जो मेरे पति से जुड़ा है? क्या उस हत्या के पीछे कोई और सच्चाई है? मेरे मन में आया कि तुरंत मोहित को फोन करूं और चिल्लाकर पूछूं कि यह सब क्या है। लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। अगर सच में कोई बड़ा राज है तो शायद वह फोन पर कुछ भी कबूल नहीं करेगा। मुझे समझदारी से कदम उठाना होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ शक नहीं रहा था, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल बन चुका था। लेकिन मैंने खुद को किसी तरह से संभाल लिया। अगर मैं अब भी शोर मचा देती
तो हो सकता है मोहित फिर कोई नई कहानी गढ़ देता और मैं हमेशा के लिए सच से दूर रह जाती। मुझे शांत रहकर सब समझना था। तभी मुझे शादी के शुरुआती दिन याद आए। उन दिनों मोहित अक्सर रात में अचानक घबरा कर उठ बैठता था। उसका शरीर पसीने से भीगा होता था और सांस तेज चल रही होती थी। मैं समझती थी कि शायद काम का तनाव है या कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं उसे पानी पिलाकर फिर सुला देती थी। लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह बेचैनी किसी और वजह से थी। वह डर किसी गहरे राज का था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब हर पुरानी बात का मतलब बदलता हुआ लग रहा था। मुझे वह दिन भी याद आया जब हम बाजार गए थे और अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई थी। मोहित का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मैंने हंसते हुए कहा था कि तुम ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई चोरी की हो, और उसने तुरंत मुझे चुप करा दिया था। उस समय उसकी आंखों में जो डर था वो मुझे अब साफ याद आ रहा था। तब वह छोटी सी बात लगी थी, लेकिन आज वही घटना किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा लग रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी इन्हीं ख्यालों में उलझी थी कि मुझे लगा मुझे सरला के बारे में और जानना होगा। मैंने इंटरनेट पर उस हत्या के मामले की और जानकारी खोजी। खबरों में लिखा था कि सरला उस बड़े सेठ के घर में काम करती थी और हत्या वाली रात वह घर में ही मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जेवर चुराने के इरादे से अपने मालिक को जहर दिया और फिर गला घोंटकर मार डाला। लेकिन खबर में एक अजीब बात भी थी। चोरी का सामान कभी बरामद नहीं हुआ था और सरला ने अदालत में अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्होंने बिना किसी दलील के सजा स्वीकार कर ली थी। ये बात मेरे मन में और ज्यादा सवाल खड़े कर रही थी। कोई इंसान इतनी बड़ी सजा इतनी आसानी से क्यों कबूल कर लेगा जब तक उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह ना हो? और वह वजह शायद पैसे थे। वही पैसे जो मेरा पति हर महीने उसे भेज रहा था। लेकिन फिर सवाल वहीं आकर अटक जाता था। आखिर क्यों? मोहित क्यों एक ऐसी औरत का खर्च उठा रहा है जिसे अदालत ने हत्यारा माना है? क्या उसका ज़मीर उसे कचोट रहा है? या वह किसी ऐसे डर में जी रहा है जिसका रिश्ता सीधे उस हत्या से जुड़ा है? जितना मैं सोचती उतना ही मामला उलझता जा रहा था और मुझे लगने लगा था कि मेरी शादी की नींव किसी ऐसे सच पर टिकी है जिसे जानने के बाद शायद मैं पहले जैसी नहीं रह पाऊंगी। मैं कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। अपना ही घर मुझे अजनबी लगने लगा था। हर दीवार, हर सामान पर मुझे जैसे धोखे की परछाई दिख रही थी। मुझे वह समय याद आया जब मैं अस्पताल में भर्ती थी और मोहित ने मेरे इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। तब सब लोग कहते थे कि अंशिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। लेकिन आज मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि क्या वह पैसा सच में उसकी ईमानदार कमाई थी या फिर उसके पीछे भी कोई सच्चाई छिपी थी। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। दिल कर रहा था कि कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन जाऊं तो कहां? मेरी दुनिया तो मोहित के इर्द गिर्द ही थी। अगर वही झूठा निकला तो मेरे जीवन का आधार ही टूट जाएगा। लेकिन अब सच जानना मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं इस शक के साथ एक पल भी और नहीं जी सकती थी। मैंने ठान लिया कि अब मैं घर बैठकर आंसू नहीं बहाऊंगी। मुझे उस औरत तक पहुंचना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि वह कौन है जिसकी वजह से मेरे घर का सारा सुकून खत्म हो गया है। मैं जानना चाहती थी कि एक सीधे सादे दिखने वाले आदमी और एक हत्या के मामले में सजा काट रही औरत के बीच आखिर कैसा रिश्ता हो सकता है। मैंने तुरंत इंटरनेट पर जेल का फोन नंबर और मुलाकात की प्रक्रिया ढूंढनी शुरू कर दी। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मैंने जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाया था और अब मैं जेल जाने की सोच रही थी। लेकिन जब एक औरत अपने घर और रिश्ते को बचाने के लिए खड़ी होती है तो वह हर डर का सामना कर लेती है। मैंने मन ही मन तय किया कि अगर मोहित बेगुनाह है तो यह साफ होना चाहिए, और अगर वह दोषी है तो मुझे यह जानने का हक है कि मैं किस इंसान के साथ रह रही हूं। दोपहर हो चुकी थी और मोहित के घर आने का समय करीब था। मैंने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और वापस अलमारी में रख दिया। फिर जाकर मुंह धोया
और आईने में अपनी लाल आंखों को देखा। मैंने खुद से कहा कि जब तक मैं पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच जाती, तब तक मोहित को यह एहसास नहीं होने दूंगी कि मुझे सब पता चल चुका है। अगर वह सतर्क हो गया तो शायद सारे सबूत मिटा दे, या फिर वह रास्ता ही बंद कर दे जिससे मैं सरला तक पहुंच सकती हूँ। शाम को जब मोहित घर आया तो वह रोज से ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। शायद इसलिए कि उसने आज फिर वह किस्त चुका दी थी और उसे लग रहा था कि अब 1 महीने तक सब ठीक रहेगा। वो मेरे लिए फूल भी लेकर आया था, वही फूल जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आज उन फूलों की खुशबू मुझे किसी जहर के जैसी लग रही थी। उसने मुस्कुराते ये हुए फूल मेरी ओर बढ़ाए और कहा, अंशिका, तुम सुबह नाराज थी, इसीलिए सोचा तुम्हें मना लूं। हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसके मुंह से भरोसे का शब्द सुनते ही मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मेरा दिल चाहता था कि मैं जोर से चिल्लाऊं और पूछूं कि किस भरोसे की बात कर रहे हो। लेकिन मैंने अपने होंठ भी लिए, क्योंकि अब खेल भरोसे का नहीं बल्कि सच का था। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने होठों पर मुस्कान लाई और फूल ले ली। मन ही मन मैंने सोचा, मोहित, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा भरोसा कल रात ही टूट चुका है, और अब वह तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक मुझे पूरी सच्चाई पता न चल जाए। रात को खाने की मेज पर भी मैं चुप रही। मोहित सामान्य तरीके से बातें करता रहा। वह भविष्य की योजनाएं बना रहा था। कह रहा था कि अगली गर्मियों में हम पहाड़ों पर घूमने जाएंगे, नया बड़ा घर लेंगे, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे। मैं उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक न रहा था। मैं सोच रही थी, क्या सच में हमारा कोई भविष्य है, या यह सब रेत का महल है जो एक सच्चाई की आंधी आते ही ढह जाएगा। रात गहरी हो गई और हम सोने के लिए लेट गए। मोहित कुछ ही देर में सो गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। सरला का ख्याल मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं अपने मन में उसका चेहरा बनाने की कोशिश कर रही थी। वह कैसी होगी? क्या वह बहुत सुंदर है? क्या मोहित उसके जाल में फंस गया था, या फिर वह कोई सख्त और खतरनाक औरत है जिसने मोहित को किसी राज के दम पर बांध रखा है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे और मुझे पता था कि उनका जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, और वह जगह थी जेल। मैंने ठान लिया कि अगली सुबह ही किसी वकील से बात करूंगी और मुलाकात की इजाजत लूंगी। सुबह मैंने मोहित को नाश्ता दिया। वह रोज की तरह दफ्तर चला गया और उसके जाते ही मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैं शहर के एक जाने माने वकील के दफ्तर पहुंची और उससे कहा कि मैं एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हूं और जेल में बंद महिलाओं की स्थिति पर जानकारी जुटाना चाहती हूं। वकील ने मुझे गौर से देखा और कहा कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन कोशिश की जाए तो संभव है। उसने कुछ जरूरी कागज तैयार करवाए और बताया कि मुझे सरला जी का कैदी नंबर और बैरक नंबर पता करना होगा। मैंने यह जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। अगले 2 दिन मैंने सिर्फ इसी काम में लगा दिए। अलग अलग तारीखों से जानकारी जुटाने की कोशिश की और आखिरकार मुझे पता चल गया कि सरला महिला बैरक नंबर 4 में बंद है। यह जानकर मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी लड़ाई का पहला चरण जीत लिया हो। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। जिस दिन मुझे जेल जाना था, उस दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गलत कदम उठा रही हूँ। लेकिन फिर मुझे मोहित का वह झूठ याद आ जाता जो वह हर महीने बोलता था, और वही याद मुझे हिम्मत दे देती थी कि अगर सच कड़वा भी हुआ तो कम से कम वह सच होगा। मैंने घर से निकलते समय मोहित से कहा कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और शायद शाम तक लौट आऊंगी। उसने बिना किसी शक के मुस्कुराकर हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि मैं किस अंधेरे सच का सामना करने जा रही हूँ। जेल तक का रास्ता लंबा और थकाने वाला था। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा। जब मैं जेल के बाहर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर मेरे कदम जैसे जम गए। ऊंची ऊंची दीवारें, ऊपर कटीले तार, कुछ हर तरफ सख्त निगरानी और पुलिस वालों की कड़ी जांच। यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया और डरावना था। अंदर जाने से पहले कई बार पहचान पत्र दिखाना पड़ा। तलाशी हुई, फिर मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया।
मैं वहां बैठी थी, लेकिन मेरे कानों में अपने ही दिल की धड़कन गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा नाम पुकारा गया तो लगा जैसे दिल गले तक आ गया हो। मैं एक सकरे गलियारे से होकर मुलाकात कक्ष तक पहुंची। वहां का नजारा अलग ही दुनिया जैसा था। हर तरफ लोग अपने कैद रिश्तेदारों से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हंसते हुए दिलासा दे रहा था। शोर, आंसू और बिछड़ने का दर्द सब एक साथ मौजूद था। मैं एक कोने में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मेरे हाथ में वह पर्ची थी जिस पर सरला का नाम और कैदी नंबर लिखा था। मैंने वह पर्ची सिपाही को दे दी थी। कुछ देर बाद सिपाही ने ऊंची आवाज में पुकारा, सरला से मिलने कौन आया है? ओ, मेरे हाथ कांप गए। मैंने धीरे से इशारा किया तो उसने मुझे एक छोटे से कैबिन की तरफ भेज दिया। वहां एक कांच की दीवार थी जिसके आर पार बैठकर मुलाकात करनी थी। मेरा दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि लगा अब भी बाहर आ जाएगा। मन में सवाल था, वो मुझे पहचानेगी या नहीं? अगर उन्होंने बात करने से मना कर दिया तो? तभी अंदर का दरवाजा खुला और वह औरत अंदर आई। उसे देखते ही मैं हैरान रह गई। मैंने अपने मन में एक चालाक और खतरनाक हत्यारिन की छवि बनाई थी, लेकिन सामने जो औरत थी वह बहुत कमजोर और टूटी हुई लग रही थी। उसके बालों में सफेदी साफ दिख रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह धीरे धीरे चल रही थी जैसे हर कदम भारी हो। वह आकर कुर्सी पर बैठ गई और मेरी तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। मैंने सामने रखा रिसीवर उठाया। उसने भी दूसरी तरफ से रिसीवर कान पर लगा लिया। हमारे बीच सिर्फ एक कांच की दीवार थी, लेकिन असल में उस कांच के पीछे कितने राज और कितने झूठ खड़े थे, यह सोचकर मेरी सांस अटक रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मैं मोहित की पत्नी हूं। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह ऐसे कांपने लगी जैसे उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो। उसके होंठ हिले। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही थी। साफ था कि उसे यहाँ मोहित की पत्नी को देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका ये हाव भाव मेरे लिए काफी था, ये समझने के लिए कि वह मोहित को अच्छी तरह से जानती है और उनके बीच कोई साधारण रिश्ता नहीं, बल्कि बहुत गहरा और छिपा हुआ संबंध है। मैंने गहरी सांस लेकर अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, सरला, मैं जानती हूं कि मेरा पति आपको हर महीने पैसे भेजता है। मुझे यह भी पता है कि आप एक हत्या के मामले में सजा काट रही हैं। मुझे बस सच जानना है, आखिर मामला क्या है? मेरा सीधा साधा दिखने वाला पति एक जेल में बंद औरत को पैसे क्यों भेज रहा है? मेरे यह कहते ही सरला के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोहित की पत्नी यहां तक पहुंच जाएगी, वह भी इन ऊंची दीवारों और सख्त पहरे के पार। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। होंठ आपस में भिज गए, जैसे अचानक किसी ने उन पर ताला लगा दिया हो। कुछ पल तक वह बिल्कुल चुप बैठी रही, जैसे शब्द उनका साथ छोड़ चुके हों। उनकी आंखों में जो डर था वह सिर्फ अपने लिए नहीं लग रहा था, उसमें जैसे मेरे लिए भी कोई चिंता छिपी थी। उन्होंने कांपते हाथों से माथे का पसीना पोंछा। कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। मैं कांच की दीवार के इस पार खड़ी उनकी हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। मेरा अपना दिल भी सीने में बुरी तरह से धड़क रहा था, जैसे कोई घायल पक्षी फड़फड़ा रहा हो। उनकी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने और देर तक कुछ नहीं कहा तो मैं यहीं गिर पड़ूंगी। आसपास मुलाकात कक्ष में लोगों की आवाजें गूंज रही थी। कोई रो रहा था, कोई समझा रहा था, लेकिन मेरे लिए वह सब शोर बेकार था। मेरी पूरी दुनिया उस बूढ़ी औरत के चेहरे तक सिमट गई थी, जो मेरे पति के किसी बड़े राज की गवाह लग रही थी। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त किया और कहा, सरला, चुप मत रहिए, मुझे सच जानना है। आखिर वह कौन सी वजह है जो आपको मेरे पति से जोड़ती है? क्या आप उनकी दूसरी पत्नी हैं, या आपने उन्हें किसी राज के दम पर बांध रखा है? बोलिए। मेरी बात सुनकर उनके हंठ हिले, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई।
उनकी आंखों में आंसू भरने लगे। उस पर मुझे यकीन हो गया कि यह रिश्ता कोई साधारण लेन देन नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसा सच छिपा है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वरना मैं यहाँ इतना हंगामा कर दूंगी कि पूरे जेल के अफसर और सिपाही यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेरी यह धमकी सुनते ही सरला का शरीर हल्का सा कांप गया। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा। पासी सिपाही अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे, लेकिन उनकी नजरें हम पर नहीं थी। फिर उन्होंने बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं मोहित की पत्नी नहीं हूं और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं उस जैसे बड़े आदमी को अपने जाल में फंसा सकूं। मैं तो एक बदकिस्मत औरत हूं, जिसकी किस्मत उसी के हाथों बर्बाद हुई है। तुम जिसे सीधा साधा और नेक समझती हो, वह मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। उनकी यह बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे आग लग गई। कोई भी औरत अपने पति के बारे में ऐसे शब्द कैसे सुन सकती है, खासकर उस पति के लिए जिसने उसे हमेशा सिर आंखों पर बिठाकर रखा हो। मैंने गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रही हैं। मेरे पति एकदम साफ दिल के इंसान हैं। वह तो चींटी को भी नहीं मार सकते। वह आपके लिए सजा कैसे हो सकते हैं? जरूर आप ही उन्हें किसी बात से डरा रही हैं और उनकी अच्छाई का फायदा उठा रही है। सरला ने मेरी आंखों में सीधा देखा। उनकी आंखों में जो चमक थी, वह गुस्से की नहीं थी, बल्कि अजीब सी दया की थी।